देख लूंगी। केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। आज हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज खत्म कर देंगे और हो सके तो ईथर के तो बहुत ही कम है। ईथर की 2 ही प्रिपरेशन है और केमिकल प्रॉपर्टीज भी 3-4 ही है, तो मैं सोच रहा हूँ कि आज चैप्टर को निपटा ही दें। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल। नवंबर 30 तक तुम्हारा जो है काफी कुछ सिलेबस हो जाएगा, ऐसा मैंने टारगेट बनाया। मैंने भी तुमने क्या बनाया टारगेट? कि 4 दिन में आप जितने घंटे क्लास लेना चाहते ले लो। मैं पढ़ाऊँ बस हो गया। ऐसा हुआ है मेरे साथ। तुम जो फिर अकेले जब होता ना 50-60 बच्चे 2-4 सो जाते हैं। स्टार्टिंग में उसमें था करियर पॉइंट में, अच्छा कोटा में, तो वहाँ पर जानती है कोचिंग में 50-60-70 ऐसे भरे पड़े रहते हैं बच्चे। तो मैं लेता हूँ क्लास में भी 1-1.5 घंटे में, मेरा होता नहीं है। 4-5 घंटे की ले ली, 4-4 बच्चे सो गए। पीछे खराटों की आवाज आ रही है, इसमें क्या है ये कहाँ से तो देखो सो गए। ऐसा है। खैर चलिए, सबसे पहला है रिएक्शन विद सोडियम, और इसी टॉपिक को कई बुक के अंदर लिखा हुआ है एसिडिक नेचर। एसिडिक नेचर सबसे पहले अपन इस बात की चर्चा करते हैं कि एसिडिक नेचर का मतलब क्या है। जैसे मैंने आपसे क्वेश्चन भी पूछा था कि अगर हम किसी भी कोई भी कंपाउंड, सपोज करो हमारे पास एक एक्स कंपाउंड है, ठीक है, तो ऐसी कौन सी कंडीशन है कि जब उसको हम बोलेंगे कि भाई ये एसिड है, ये बेस है, या फिर ये सॉल्ट है, या फिर कुछ और है, तो कब अपन डिसाइड करेंगे, कब अपन बोल सकते हैं कि एक्स कंपाउंड जो है एसिड है, बेस है, सॉल्ट है, क्या है? तो बताओ क्या ऐसी कंडीशन होनी चाहिए? एसिड तो तब होगा जब उसमें H+ आयंस होंगे। अच्छा ठीक है, और बेस में OH। ठीक है, और सॉल्ट में ना, सॉल्ट में कोई एक, मतलब एक अनायन और एक कैटायन होने चाहिए। एक अनायन और एक कैटायन होना चाहिए, ठीक है, कह सकते हैं। मतलब कुल मिला के जो हम डिसाइड करते हैं कि कोई भी चीज एसिड बेस सॉल्ट कब है, तो हमको एक्चुअली उस कंपाउंड को किसमें डिसॉल्व करना होगा? वाटर में, ठीक है ना। अगर आपने किसी कंपाउंड को वाटर में डिसॉल्व किया, ठीक है, तो अगर उसने H+ प्रोड्यूस कर दिया मान लो, ठीक है, या फिर दूसरी कंडीशन क्या है कि उसने H2 गैस प्रोड्यूस कर दिया, ठीक है, तो इन दोनों कंडीशन हम क्या बोलते हैं कि वो क्या है? एसिड है, ये हम कहते हैं, और बिल्कुल अच्छे से कहते हैं, कोई एक्सेप्शन नहीं। इफ एनी कंपाउंड आफ्टर डिसॉल्विंग वाटर प्रोड्यूसेस H+ आयंस और प्रोड्यूसिंग हाइड्रोजन गैस, देन वी कैन से दैट दैट कंपाउंड इज एग्जिबिटिंग एसिडिक नेचर, ठीक है। अगर आपने वाटर में डिसॉल्व किया और आपको OH- आयंस को दे रहा है, ठीक है ना, तो वो क्या है? बेस है, ठीक है। और अगर वाटर में डिसॉल्व करने के बाद में आपको पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस देता है, तो अपन क्या बोलेंगे? वो क्या चीज है? सॉल्ट। बात समझ में आ रही है? तो ये कंडीशन आपको ध्यान में रखनी है। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि जब अपन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल फिनॉल की बात करते हैं, तो अल्कोहल फिनॉल की रिएक्शन अगर मैं सोडियम से करवाऊंगा, सोडियम से, तो मैं कह रहा हूं कि ये दोनों एसिड नेचर शो करते हैं। मतलब या तो वो H+ लिबरेट कर रहे होंगे या फिर वो H2 गैस लिबरेट कर रहे होंगे। तो अपन रिएक्शन करके देखते हैं कि इन दोनों में से क्या लिबरेट करते हैं। दोनों में से कुछ भी आया तो वो क्या है? फिर एसिड है। ये बात समझ में आती है? ठीक है, तो इसको मिटाते हैं, केवल समझाने के लिए था। एक्चुअल में हमको क्या करना है, तो एक स्टेटमेंट लिखो जो मैं बोल रहा हूं, व्हेन अल्कोहल और फिनॉल, देखिए, व्हेन अल्कोहल और फिनॉल रिएक्ट्स विद, व्हेन अल्कोहल और फिनॉल reacts with acidic water, when alcohol or phenol reacts with acidic water, acidic water को काटो, reacts with active metal signal, ये करेक्शन कर लेना। when alcohol or phenol reacts with active metals, then
they exhibits acidic nature by the production of hydrogen gas. एसिडिक वाटर, हाँ, एसिडिक वाटर कब लिखा मैंने? अभी तो लिखवाया है दे exhibits acidic water. Acidic nature. अच्छा, Acidic nature by the production of hydrogen gas. By the production of hydrogen gas. ठीक है, चलिए अब पहली बात तो इसमें देखो एक टर्म आया है, उसका नाम है एक्टिव मेटल्स. सो व्हाट डू यू मीन बाय एक्टिव मेटल्स? S block. ठीक है, एग्जांपल दे दिया, वेरी गुड. होते क्या है? एग्जांपल समझ में आ गया? Lithium. अरे होते, फिर वो एग्जांपल होते क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय एक्टिव मेटल्स? जो ना इजीली किसी के साथ रिएक्ट कर पाते हैं. हाँ, ठीक है. अब जैसे मान लो तुमसे कोई छोटा भाई पूछे, दीदी ये बर्गर क्या होता है? वो जो KFC में मिलता है, वही जो बर्गर फार्म में मिलता है, होता क्या है? तो दो बन के बीच में कुछ डाल देते हैं, आलू आलू, है ना, एक तरह का क्या है, रोटी है वो फूली हुई. पिज्जा क्या है? यही है. खैर, तो इसमें आप क्या लिखेंगे? मेटल्स हैविंग हाई रिएक्टिविटी. मेटल्स हैविंग हाई रिएक्टिविटी. और इसका एग्जांपल कौन सा है तुमने बताया? एस ब्लॉक. जैसे कि सोडियम, कैसे देखो ये सारे के सारे इतने ज्यादा रिएक्टिव है ना, पूछो मत. ठीक है, ये मेरे पास एक चीज है वो दिखाऊंगा, यहीं पे मिलता है. क्या? अरे मतलब जैसे वो जब मकान बनता है ना, तो मकान बनता है तो हम लोग क्या यूज करते हैं? बनाने के लिए. हाँ, तो गिराने के लिए थोड़ी बोल रहा हूँ. तो जब मकान बनता है, मैन्युफैक्चरिंग होती है उसकी, तो क्या क्या चीज चाहिए? बजरी और ईंट और सीमेंट और तो वो उसके वो हथौड़े वथौड़े वो सब. और तो बहुत सारे केमिकल वगैरह. कौन से केमिकल? सल्फ्यूरिक एसिड. नहीं तो होते हैं. कोई केमिकल नहीं चाहिए. अच्छा, बस इतना ही चाहिए. और छोटे छोटे पत्थर आते हैं, वो तो उस बजरी में होते हैं ना. नहीं, वो बजरी से निकाल लेते हैं. हाँ वही. एक होते बिल्कुल जैसे पत्थर होते हैं. अच्छा, तो उसमें ना एक पत्थर होता है जिसको हम कहते हैं, वो उसके अंदर वो अच्छा होता वो है. इधर बाहर वो. हाँ, जो पड़ा हुआ है. ऐसे पत्थर भी चाहिए ना. अब उसके अंदर एक ऐसा पत्थर होता है जिसमें से लहसुन की गंध आती है. लहसुन जानती हो? गार्लिक. लहसुन होता है, अदरक होता है, अदरक को जिंजर होता है. हाँ, तो लहसुन जो होता है ना, उसके मतलब लहसुन की स्मेल आती है उसमें से, और वो बहुत रिएक्टिव होता है. अभी ढूंढेंगे, है ना, ढूंढेंगे. मतलब उस पत्थर में से आती है, फिर उसके अंदर उस पत्थर के अंदर से आती है कि उस पत्थर के अंदर एक वो होता है एलिमेंट, कैल्शियम होता है उसके अंदर. अच्छा. ठीक है, और वो मतलब जैसे जैसे इतनी सारी पड़ी हुई ना वहां पे, उसमें से किसी एक का दुक्का में आएगी, बस एक या दो में. ऐसा क्यों? ऐसा होता है, मतलब जब पत्थर कैसा है, वो रॉक को तोड़ तोड़ के. हाँ. ठीक है ना, जब रॉक्स टूटे, जब बड़े बड़े चट्टान टूटे रॉक्स, तब जाके वो बने, छोटे तोड़ा उसको, तो उसमें से कुछ एक दो निकल जाते हैं ऐसे, और वो बहुत रिएक्टिव होता है. अच्छा. ठीक है ना, ये चीज. खैर, आते हैं मुद्दे पे. अब रिएक्शन देखो, जो हमने स्टेटमेंट लिखा है उसको हम प्रूव करेंगे. तो मैं एक बार लेता हूं अल्कोहल और एक बार मैं लूंगा फिनॉल. देखिए, तो अल्कोहल के अंदर मैं जैसे लेता हूं यहाँ पे CH3CH2OH. ठीक है, ये अल्कोहल है. और एक बार मैं लेता हूं फिनॉल, ऐसा कुछ. ठीक है, तो इसको अपन बोलते हैं इथेनॉल और इसको हम बोलते हैं फिनॉल. अब चूंकि हमको रिएक्शन शो करनी है, इसलिए मैं इस OH को तोड़ के ऐसे लिख देता हूं, बॉन्ड बना के. तोड़ूंगा तो नहीं, बॉन्ड शो करके ऐसे लिख देता हूं. अब दोनों के अंदर मैं डाल रहा हूं सोडियम. इसमें भी Na डाल देता हूं मैं, इसमें भी Na डालता हूं. ठीक है, अब बिल्कुल ध्यान से देखना है, और वही कंसेप्ट है जो अपन स्टार्टिंग से सीखते आ रहे हैं. क्या है कि मेटल जो होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा. जब भी अपन मेटल्स की बात करते हैं तो मेटल्स को हम लोग एक क्या बोलते हैं, एक एडजेक्टिव देते हैं. ये तो क्या बोलते हैं, विशेषता, एक फीचर होता है उनका, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी.
पॉजिटिविटी, मतलब जितने भी मेटल्स होते हैं उनके सारे इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव होते हैं, मतलब उनके ऊपर हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है। क्यों? क्योंकि दे हैव टेंडेंसी टू लूज देयर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, है ना। तो अगर ये मेटल है तो ऑब्वियसली बात ये भी पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव वाला किससे जुड़ेगा जाके? नेगेटिव से। अब OH में आप ध्यान से देखो तो ऑक्सीजन हमेशा क्या होगा? डेल्टा नेगेटिव, और H क्या होगा? डेल्टा पॉजिटिव। तो ऑब्वियसली बात है कि Na किस पे अटैक करेगा? O पे। तो हाइड्रोजन का बाहर निकलना तय है कि नहीं है? पर OH को ऐसे अपन बिना बॉन्ड के करें? नहीं, बिना बॉन्ड के करो तो भी कंसेप्ट यही है। तो फिर वो Na डायरेक्ट OH पे भी तो अटैक कर सकता है। इस पे OH पे नहीं, वो डायरेक्टली OH पे क्यों अटैक नहीं कर सकता? वो देखो, क्योंकि देखो क्या बोलते हैं, इस पे नेगेटिव है तो ऑब्वियसली बात ये भी पॉजिटिव हो गया, है ना। अगर OH पूरा का पूरा जाएगा तो Na किससे कंबाइन करेगा? इसके साथ में, तो क्या बनेगा? NaOH बनेगा। नहीं। और मान लो बन भी गया, असम्पशन लेते हैं कि जैसे Na ने OH से कंबाइन करके क्या बनाया, तो NaOH क्या है? सॉल्ट ही तो है, हाँ। है ना। और सॉल्ट किसके अंदर है? पानी के अंदर। और पानी के अंदर अगर है तो ऑब्वियसली बात है क्या बन जाएगा? वापस से Na+ और OH, फर्क क्या पड़ा? जाते वहीं आ गए। इसलिए Na OH पर अटैक नहीं करेगा, केवल ऑक्सीजन पर अटैक करता है, और यहां से हाइड्रोजन को बाहर निकलना पड़ता है। इसलिए वो एसिडिक नेचर का होता है। हाँ, क्योंकि हाइड्रोजन गैस निकलती है। अब कैसे निकलेगी? इसको 2 ले लो और इसको भी 2 ले लो। तो अगर 2 Na 2 ऑक्सीजन पर अटैक करेंगे तो कितने हाइड्रोजन बाहर निकलेंगे? 2 हाइड्रोजन। और वही 2 हाइड्रोजन को बोलते हैं अपन H2 गैस। 2 के लिए दे रेशियो में बैलेंस करने के लिए ना। अकेला H कैसा लगेगा? अकेला H को निकलता है कभी ऐसे करके। तो H+ भी तो है ना एसिडिक में। H+, मतलब हाँ H+ है, मैं मान गया H+ है, लेकिन मैंने भी बताया ना कि Na कैसा होता है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो एक Na हमेशा से Na+ में कन्वर्ट नहीं होगा। हाँ। अब कब होगा? जब वो इलेक्ट्रॉन निकालेगा। तो जो तुम कह रही हो कि H+ बाहर निकला, तो H+ इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा क्या? लेगा। तो बन गया ना H2 गैस। ऐसे 2 H+ है तो 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, और क्या बन गया? हाँ। है ना, ये कंसेप्ट है। तो हाइड्रोजन गैस बाहर निकली और साथ में Na ने किस पे अटैक किया? O पे। तो CH3 CH2 ONA, पॉजिटिव नेगेटिव, इसको क्या बोलते हैं? सोडियम इथेनोएट। सेम थिंग हैपेंड विद फिनॉल, वही डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव। इसको भी 2 ले लो, इसको भी 2 ले लो। एक रिएक्शन याद हो तो दूसरी को हो जाएगी। तो क्या बना? H2 गैस बाहर निकल गई, और जैसे H2 गैस बाहर निकली तो साथ में क्या मिला आपको? सोडियम फिनॉक्साइड। सोडियम फिनॉक्साइड। और क्या चीज आई? रिएक्शन हो गई, बैलेंस, प्रोडक्ट बन गया ONA। और जैसे हाइड्रोजन गैस आपने ऑब्जर्व किया, तुरंत पता लग गया कि भाई जो आपने फिनॉल एल्कोहल लिया है, दोनों ही एसिडिक नेचर शो कर सकते हैं। उधर भी 2 आएगा ना? इधर भी 2 उधर भी। हाँ बिल्कुल आएगा, क्यों नहीं आएगा? लगाओ 2 लगाओ, 2 लगाओ, सोडियम फिनॉक्साइड। ठीक है, कोई डाउट? नहीं। नोट कर लो। नोट ये है, सोडियम फिनॉक्साइड इज मोर स्टेबल देन सोडियम इथेनोएट। सोडियम फिनॉक्साइड इज मोर स्टेबल देन सोडियम इथेनोएट due to the resonance stability in phenoxide ion, not phenol, resonance stability in phenoxide ion. ठीक है, रेजोनेंस क्या होता है ये पता? शिफ्टिंग ऑफ पाई बॉन्ड बोलते हैं इसको, रेजोनेंस को। फिनॉल के अंदर कितने पाई बॉन्ड है? 2 पाई बॉन्ड है। मुझे 3 दिख रहे हैं, पता नहीं। हाँ 3। ये फिनॉक्साइड आयन है। पहली बात तो ये पानी के अंदर जब जाएगा, वाटर के अंदर, तो क्या बनाएगा?
ठीक है, इसको अपन क्या बोलते हैं? फिनॉक्साइड। ये छोटी चीजें पूछूंगा एग्जाम में, टेस्ट पेपर के अंदर, क्या कि ये इसको क्या बोलते हैं, इसका नाम लिखो। ठीक। ऐसे मत हो जाना फिर पढ़ाई नहीं। ऑर्गेनिक में यही है, ऑर्गेनिक में एक ही टॉपिक से 100 क्वेश्चन बना सकता हूं मैं, और मैं ही नहीं, कोई भी टीचर बना सकता है जिसको थोड़ा बहुत नॉलेज है, समझ रही हो? इसलिए ऑर्गेनिक बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है। चलो अब रेजोनेंस देखते हैं इसमें कैसे होगा। रेजोनेंस कोई भी जैसे रेजोनेंस किसमें होता है? बेंजीन जैसे कंपाउंड में। और क्यों होता है? क्या कारण है? स्टेबिलिटी की भाई, ठीक है ना, याद रखो चीज को। और जब भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाओगी तो आपको केवल 5 ही स्ट्रक्चर बनाने हैं। हाँ ये पता है। हाँ, केवल 5 ही बनेंगे, ना 4 बनेंगे ना 6 बनेंगे। ठीक है, 5 बना दिए। अब ध्यान से देखना, हम जो भी कर रहे हैं बिल्कुल शांति से दिमाग को खुला रखें। ठीक है, पहली बात तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और नेगेटिव का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन, है ना। तो अगर ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो ऑब्वियसली बात है ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर सकता, स्टेबल नहीं है। ऑक्सीजन छोटा सा है, छोटे बच्चे के ऊपर आप 10 किलो बोरा लाद दोगे, कैसे उठाएगा बेचारा? पर फोन कॉल के अकॉर्डिंग तो ओ तो नेगेटिव होता है ना। तो अभी तो नेगेटिव ही हो। तो आप ही तो बोल रहे हो कि नेगेटिव नहीं हो सकता। नेगेटिव हो सकता है, ज्यादा टाइम तक नेगेटिव उसके ऊपर रहता नहीं है। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि नेगेटिव चार्ज का मतलब है कि ये अनस्टेबल हो गया। ठीक है ना, जो नेगेटिव उसके ऊपर आता है वो ये है कि मेरे पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, कोई आओ और ले जाओ और मेरे साथ बॉन्डिंग कर लो, है ना। तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज स्टेबल नहीं है, ज्यादा टाइम नहीं रह सकता, इसलिए वो, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ ये क्या चीज है? कार्बन है। तो अपना नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव जो चार्ज है लोन पेयर वाला, वो कार्बन को ट्रांसफर कर देता है। अब कार्बन की वैलेंसी कितनी है? 4 ही है ना। तो अगर यहां पर मान लो 2 इलेक्ट्रॉन आए तो क्या यहां पे हो जाएगा डबल बॉन्ड? होगा ना, एक बॉन्ड का फॉर्मेशन 2 इलेक्ट्रॉन से होता है और 2 ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ रहे हैं, तो कार्बन की वैलेंसी 4 ही होती है। कितनी होगी देखो, 1 2 3 4 5 हो गई। 5 कैसे? अभी कार्बन की वैलेंसी कितनी है? अभी तो 4 है। 1 2 3 4। अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हुआ तो 5 होगी ना। हाँ। हो सकती है क्या? नहीं हो सकती ना। तो अपनी स्टेबिलिटी को बरकरार रखने के लिए जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफर होता है ना, ये कार्बन अपना जो बॉन्ड है वो इस कार्बन को शिफ्ट कर देता है। समझ में आई बात? तो इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि यहां पर बन जाएगा डबल बॉन्ड, ठीक है। और ये पाई बॉन्ड टूट के आ जाएगा यहाँ पे, तो नेगेटिव चार्ज कहां पे आ गया? यहाँ पर दोनों पे, ठीक है। और जो जैसे रहते वैसे रखो। कोई डाउट? गाना पे ध्यान मत दो, ध्यान दो। नहीं आ रहा समझ में? क्या क्या प्रॉब्लम है? वो उसमें बॉन्ड आ गया। इससे बॉन्ड आ गया? आप तो स्टार्टिंग से बता रहे। तुम गाना सुनो। देखो यहां पर ऑक्सीजन को छोड़ के सब कुछ बैलेंस है, ठीक है। लेकिन ऑक्सीजन के छोटा सा एटम है, अपने ऊपर इतना लोड वो नहीं ले सकता, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकता, ठीक है। तो वो अपना लोड कम करने के लिए ये 2 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को ट्रांसफर कर देता है। तो कार्बन की वैलेंसी पहले 4 थी, अगर 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा तो बॉन्ड बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा ना। तो बॉन्ड बनेगा तो कार्बन की वैलेंसी 4 से कितनी होगी? 5 होगी, ठीक है। तो 5 ना हो इसके लिए वो अपना ये जो बॉन्ड है जिससे वो पहले से जुड़ा हुआ है, ये तोड़ के अपने बगल वाले कार्बन को दे देता है, ठीक है ना। और जैसे ही दिया तो इसने अपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिया, तो यहां बन गया डबल बॉन्ड, ठीक है। और ये टूट के कहां पे आ गया? 2 लोन पेयर यहां पे आ गया, ठीक है। और क्या चाहिए? ठीक है। अब देखो
अब एक बार जब इसके पास आ गए तो कार्बन के ऊपर भी नेगेटिव नहीं आ सकता, लोन पेयर नहीं आ सकता, तो क्या करेगा ये दूसरे कार्बन को ट्रांसफर करेगा जो कि पहले से डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है ना, थोड़ा सा बड़ा करें इसको, पहले से डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो ये तोड़ के कहां पे डाल देगा, इसके अपने बगल वाले पे, है ना। तो जैसे अब इसमें कोई चेंज नहीं, ये जैसा था वैसा ही है, ठीक है। इसने इसको ट्रांसफर किया तो यहां पे डबल बॉन्ड बना कि नहीं बना, और ये डबल बॉन्ड टूट के यहां पर आ गया तो इसके बाद लोन पेयर आएगा कि नहीं आया, और ऊपर वाले में कोई चेंज नहीं, जैसा था वैसा ही है, ठीक है। अब देखो वापस से ये लोन पेयर आ जाएगा इसके पास, ये टूट के आ जाएगा ऊपर, ठीक है। तो ये एज इट इज वैसा का वैसा, ये अभी भी बना था और ये अभी जस्ट बनाया ट्रांसफर करके, और ये टूट के ऊपर आ गया, ऊपर नेगेटिव लोन पेयर। अब लास्ट स्टेज के अंदर क्या है, ये कार्बन दोबारा से इस कार्बन को अपना लोन पेयर दे देगा कि भाई बहुत हो गया, मैं नहीं चला जा रहा, ले लो। तो जैसे ही लेगा तो ये ऑक्सीजन को बोलेगा कि भाई अपना लेके जाओ इलेक्ट्रॉन, तो ये बॉन्ड वापस किसके ऊपर आ जाएगा, मतलब ऑक्सीजन वापस सिंगल बॉन्डेड और लोन पेयर नेगेटिव के साथ में, और ये आ जाएगा यहाँ पे बॉन्ड ऐसे, और ये भी बना था और ये भी बना। इसको अपन कहते हैं रेजोनेंस। तो एक्चुअली में हुआ क्या, भाई पाई बॉन्ड तो शिफ्टिंग हुई, और क्या हुआ यहाँ पे, कुछ नहीं हुआ, इसे हम कहते हैं रेजोनेंस, ठीक है। क्लियर हुआ, बना लो इसको पूरा। तो 5 स्ट्रक्चर बनाना कंपलसरी है, ना 4 ना 6। और बीच में जो बने हैं ये तीनों, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, इसको अपन कहते हैं व्हील एंड इंटरमीडिएट, व्हील एंड इंटरमीडिएट। एस्टरिफिकेशन, ठीक है। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एस्टरिफिकेशन, पहले ये देख लो। तो इसमें जब अपन लिखने बैठते हैं तो सीधा सा मीनिंग होता है फॉर्मेशन ऑफ एस्टर। एस्टर देखा है कभी? नहीं। एस्टर की जो ना फ्रूटी स्मेल होती है, इससे परफ्यूम वगैरह बनते हैं, ठीक है ना। तो अगर आप किसी भी प्रोसेस से एस्टर बना रहे हो, एस्टर का फॉर्मूला क्या होता है, RCOOR, ठीक है ना। स्ट्रक्चर जब आप ओपन करते हो तो इस तरह से ओपन होता है, RC_O और OR, ठीक है। इसको हम एस्टर कहते हैं। किसी भी रीजन से अगर एस्टर बन रहा है, किसी भी प्रोसेस से अगर एस्टर बन रहा है तो उस प्रोसेस को आप क्या बोलोगे, एस्टरिफिकेशन। और चूंकि ये नेम रिएक्शन की तरह काम करता है, ये इसलिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम में पूछता है, ठीक है। अब एक छोटा सा मैं मैप बना के आपको दे रहा हूं, उसके बाद मैं एग्जांपल देता हूं। तो मैप कुछ प्रकार से बनेगा, आपको यहां पे लिखना है अल्कोहल या फिर फिनॉल। तो अगर आपके पास अल्कोहल फिनॉल दोनों में से कुछ भी हो और आपने उसकी रिएक्शन अगर इन तीनों से करवा रखी है, या तीनों से करवाना आप चाहते हैं, सबसे पहले केस के अंदर आप इसकी रिएक्शन करवाइए कार्बोक्सिलिक एसिड से, कार्बोक्सिलिक एसिड से, ठीक है। या तो आप अल्कोहल फिनॉल की रिएक्शन करवाइए कार्बोक्सिलिक एसिड से, या आप करवाइए एसिटिक एनहाइड्राइड से। अभी सबका फॉर्मूला स्ट्रक्चर बताता हूं, एसिटिक एनहाइड्राइड से, या फिर आप करवाइए असाइल हैलाइड से। इन तीनों ही केस के अंदर आपको हमेशा क्या मिलेगा, बताओ, एस्टर। हमेशा आपको हमेशा RCOOR ही मिलेगा, ठीक है। तो इन अल्कोहल फिनॉल की रिएक्शन जब इन तीनों में से किसी भी करवाते हो तो जब एस्टर बनता है तो इस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, एस्टरिफिकेशन, ठीक है। तो इसको बना लो, फिर अपना एग्जांपल देखते हैं एसिड के साथ में, उसके बाद मैं करवाऊंगा बाकी के साथ। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए। जैसे हम सीधा अगर एग्जांपल पे मूव करें
पहले एग्जांपल मैं लेता हूं अल्कोहल, जैसे कि CH3CH2OH, ठीक है। और कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? RCOOH, है ना। तो R की जगह पे मैं कुछ भी ले लेता हूं, जैसे CH3 ले लेता हूं, तो CH3COOH। अब इसका नाम क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड। और एसिड क्यों है? क्योंकि H+ देता है ये, ठीक है ना। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब मैं इसकी लेबलिंग करूंगा तो इसका जो H है वो डेल्टा पॉजिटिव होगा, क्योंकि ऑक्सीजन डेल्टा नेगेटिव है ना। CH3CH2OH के अंदर OH कैसा होता है? डेल्टा नेगेटिव होता है ना। तो जब बॉन्डिंग होगी, जब बॉन्ड्स टूट के नया प्रोडक्ट बनेगा, तो कैसे बनेगा बताओ? ये जो OH है ये H के साथ कंबाइन करेगा नहीं करेगा? ऑपोजिट चार्ज है, और क्या बाहर निकल जाएगा? H2 निकलेगा। और जैसे H2 बाहर निकला, क्या इसका CH3CH2 इसके O के साथ कंबाइन करेगा? करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। तो जब कंबाइन कर जाएगा तो क्या मिलेगा आपको? CH3C_O CH2CH3। इसको हम बोलते हैं एस्टर। देखो RCOOR, ठीक है। उसका नाम अगर लिखना चाहो तो उसका नाम कैसे हो जाएगा? दैट इज इथाइल इथेनोएट, क्योंकि एस्टर होता है, ठीक है। सेम काम आप फिनोल के साथ भी कर सकते हो। जो रिएक्शन अल्कोहल की फिनोल की हो जाएगी। कैसे? सपोज कोई मेरे पास फिनोल है, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन में करवा रहा हूं कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ में, CH3CH2OH, सॉरी बात कर दिया मैंने, CH3C_O ये आपका H, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है कि भाई ये डेल्टा नेगेटिव है, डेल्टा पॉजिटिव है। ये पूरा का पूरा डेल्टा, इसको अगर मैं केवल OH लिखूं, ये पूरा का पूरा डेल्टा नेगेटिव है, और ये क्या हुआ? डेल्टा पॉजिटिव। तो वापस से क्या बाहर निकल गया? H2 वापस से बाहर निकल गया। जैसे H2 बाहर निकला तो ये बेंजीन रिंग किससे जुड़ जाएगी? O के साथ में। तो मिल जाएगा आपको CH3C_O और ये बेंजीन का रिंग। इसको क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे फिनाइल इथेनोएट, फिनाइल इथेनोएट। और ये भी क्या है? ये भी क्या है? ईस्टर, ठीक है। दोनों को नोट करो। कोई डाउट इसमें? नहीं। अभी 2 क्वेश्चन है, और 2 क्वेश्चन ये आपको करना है। लेकिन करने से पहले ये जो देख रहे हो ना आप, ये इसको हम कहते हैं एसिडिक एनहाइड्राइड। इसका फॉर्मूला क्या होता है? दैट इज RCO2O। मतलब एक ऑक्सीजन से 2 RCO जुड़े हुए हैं। R का मतलब CH3 मान लिया अपन ने, CO का मतलब ये हो गया। तो देखो RCO 2 है, एक ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, तो इसको हम कहते हैं एसिडिक एनहाइड्राइड। दिस इज योर एसिडिक एनहाइड्राइड। और एसिड एनहाइड्राइड की बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है RCOCl, या फिर RCOX बोलते हैं उसको। X कोई भी हैलोजन हो सकता है, यहाँ पे Cl ले लिया। CO का मतलब CO, R का मतलब कोई भी कार्बन CH3, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सेम मेथड है। सेम मेथड कैसे? ऑक्सीजन होगा हमेशा डेल्टा नेगेटिव, ठीक है। ध्यान से देखो, ऑक्सीजन हमेशा होगा डेल्टा नेगेटिव। तो ऑब्वियसली बात है दोनों कार्बन क्या हो जाएंगे? डेल्टा पॉजिटिव। इसके अंदर भी Cl डेल्टा नेगेटिव, तो कार्बन क्या हो जाएगा? डेल्टा पॉजिटिव, ठीक है। और H के अंदर ऑक्सीजन डेल्टा नेगेटिव, H डेल्टा पॉजिटिव, है ना। H और Cl मिलके HCl बाहर, और ये O किससे जुड़ जाएगा? C के साथ, है ना। यहाँ पे OH डेल्टा नेगेटिव, कार्बन डेल्टा, तो किससे क्या जुड़ेगा? मुझे बना के दिखाओ मेन प्रोडक्ट, क्या एस्टर बन रहा है कि नहीं बन रहा? हाँ, कुल मिला के बात ये है कि आपने पहले H और Cl बाहर निकाल दिया, तो बचा क्या? पॉजिटिव, और ये पूरा
नेगेटिव है ना, ये O वाला। हाँ। ठीक है, तो क्या बचा आपको, इसका जुड़ गया C डबल बॉन्ड O CH3, ये इस तरह बन गया। ऊपर वाले में देखो, क्या ये OH इस C प्लस से नहीं जुड़ सकता? इस तरह से बॉन्डिंग नहीं हो सकती? हाँ। हो सकती है ना। तो पहला कंपाउंड जो दिख रहा है वो पहले निकाल दो, CH3 C डबल बॉन्ड O और OH। ठीक है, अब क्या बचा, O नेगेटिव पूरा का पूरा, तो किससे जुड़ेगा, C पॉजिटिव से, है ना, यानी कि CH3 CH2 बॉन्ड O, और पूरा उतार दो वैसा का वैसा, C डबल बॉन्ड O CH3, बन गया आपका ईस्टर। ठीक है ना, तो ये बन गया आपका एस्टरिफिकेशन प्रोसेस। हाउ विल यू ऑब्टेन एस्पिरिन फ्रॉम फिनॉल? एस्पिरिन तो जानती हो, नहीं। अरे सर दर्द में क्या खाते हैं फिर, किसमें? सर दर्द जब होता है एस्पिरिन तो खाते हैं। अच्छा हाँ। दवाई, हाँ। गोली गोली। तो फिनॉल से, अब एक बात यहाँ से क्लियर है कि फिनॉल वाले कंपाउंड से क्या बनता है, एस्पिरिन बनता है। ठीक है, बट कैसे बनता है ये पूछ रहा है ना, कि आप फिनॉल को एस्पिरिन में कैसे कन्वर्ट करोगे। तो उसकी जो रिएक्शन है वो ध्यान रखना। स्टेटमेंट क्या लिखेंगे अपन इसके अंदर, स्टेटमेंट इसके अंदर आप लिखेंगे सैलिसिलिक एसिड प्लस एसिटिक एनहाइड्राइड, तो सैलिसिलिक एसिड प्लस एसिटिक एनहाइड्राइड, इन दोनों की जब आप रिएक्शन करवाओगे तो आपको हमेशा क्या मिलेगा, एस्पिरिन मिलेगा। आप देखते रिएक्शन, तो ये होता है देखो सैलिसिलिक एसिड, फिनोलिक ग्रुप है कि नहीं, हाँ। और एसिटिक एनहाइड्राइड मैंने अभी आपको बताया था, C डबल बॉन्ड O CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। रिएक्शन को फास्ट करने के लिए आप इसके अंदर H+ डाल सकते हो। वही सेम कहानी जो पहले थी अभी भी वही रहेगी। क्या, ऑक्सीजन होता है डेल्टा नेगेटिव, H होता है डेल्टा पॉजिटिव, ऑक्सीजन हमेशा होता है डेल्टा नेगेटिव, और दोनों C क्या हो जाएंगे, कहीं अटकना ही नहीं है। ऑर्गेनिक में क्या बना, इसमें वो भी जाएगा, C तो जा नहीं सकता, पॉजिटिव पॉजिटिव, हाँ। नेगेटिव पॉजिटिव ही जाएंगे, तो क्या बना, CH3 C डबल बॉन्ड O OH, और साथ में क्या निकल गया बाहर, CH3 जुड़ जाएगा इसके साथ में, तो यहाँ पे C डबल OH एज इट इज, इधर O के साथ में क्या जुड़ गया, C डबल बॉन्ड O, दिस इज योर एस्पिरिन। एस्पिरिन नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये सैलिसिलिक एसिड होता है, तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम कहते हैं एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, ये होता है एसिड ग्रुप, एसिटाइल ग्रुप। हाँ। चलो आगे बढ़ते हैं, एक नोट लिखना है आपको, एक नोट लिखिए इसमें, नोट ये है, अल्कोहल
can easily react with alcohol can easily react with strong acid like HX and produces alkyl halide मतलब आपका जो अल्कोहल है, अगर उसमें किसी भी स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ में, X का मतलब क्या होता है, कोई भी हेलोजन, तो F भी हो सकता है, Cl भी हो सकता है, Br भी हो सकता है, I भी हो सकता है ना। तो अगर HCl है, मान लो HBr है, HI है, तो इनमें से किसी के साथ भी अगर आपके अल्कोहल ने रिएक्ट कर लिया तो हमेशा एल्काइल हैलाइड ही बनेगा, जिसको हम हैलोजेन भी कहते हैं, पढ़ा था अपन ने फर्स्ट चैप्टर के अंदर, है ना ये चीज। तो रिएक्शन कैसे प्रोसीड करेगी, दैट इज CH3OH प्लस HCl, वही सेम गेम, डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा नेगेटिव और डेल्टा पॉजिटिव। तो पहले क्या बाहर निकला, H2 बाहर निकल गया, और जैसे H2 बाहर निकला नेगेटिव पॉजिटिव जोड़ दो, दैट इज CH3Cl। क्या बन गया ये, क्लोरो मीथेन, क्लोरोमीथेन। ठीक है, नोट कर लो उसको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो आपके पास एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, दैट इज लुकास टेस्ट। वेरी इंपॉर्टेंट। लुकास टेस्ट। अब पहला सवाल माइंड में आता है कि अपन क्यों पढ़ रहे हैं, क्या काम आता है ये। तो सबसे पहली चीज जो आपको इसमें याद रखनी है, टू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ एल्कोहल। कि वो 1 डिग्री का है, 2 डिग्री का है, या फिर वो 3 डिग्री का है। ठीक है ना, आपको मैंने 3 अल्कोहल दिए, 1 डिग्री, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, ठीक है, और तीनों ही वाइट होते हैं पानी की तरह, अलग अलग बीकर में मैंने आपको दे दिए। अब मैंने आपको बोला कि बताओ कौन से बीकर में कौन सी डिग्री वाला है, तो देख के ही बता सकते हैं ना अपन, जब तक अपन कोई रिएक्शन ना करे, कोई कंफर्मेशन ना करे। तो उस चीज को कंफर्म करने के लिए कि जो हमारे पास अल्कोहल है वो कौन सी कैटेगरी का है, प्राइमरी का है, सेकेंडरी का है, टर्सरी का है, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, लुकास टेस्ट करते हैं। ठीक है, कैसे करके बताऊंगा। सेकंड चीज, लुकास टेस्ट करने के लिए आपको एक रिएजेंट चाहिए, उसको अपन क्या बोलते हैं, लुकास रिएजेंट। ठीक है ना, तो सेकंड चीज हमको क्या चाहिए, लुकास रिएजेंट। और लुकास रिएजेंट कुछ नहीं होता है, मिक्सचर होता है दो लिक्विड का, ZnCl2 का और HCl का और ZnCl। हाँ बिल्कुल कह सकते हो, है ना, बिल्कुल कह सकते हो। तो कॉन्सेंट्रेटेड आपके पास होना चाहिए HCl और साथ में होना चाहिए आपके पास ZnCl। ठीक है, तो इन दोनों के मिक्सचर को हम लोग क्या बोलते हैं, लुकास रिएजेंट बोलते हैं। बात समझ में आ रही है। चलो इन दोनों को नोट करो, फिर टेबल बनाते हैं, मतलब एक चार्ट बनाना है, उसके माध्यम से समझेंगे इसको। चलिए, तो अल्कोहल आपके 3 प्रकार के हो सकते हैं, पहले समझो इसको। प्राइमरी हो सकता है, सेकेंडरी हो सकता है, टर्सरी हो सकता है। ठीक है ना। अब इन तीनों की रिएक्शन, मतलब तीनों के अंदर अपन क्या डालेंगे, ऑब्वियस सी बात है लुकास रिएजेंट डालेंगे।
मतलब इन तीनों को अपन सेपरेटली किससे पास कर रहे हैं, लुकास रिएजेंट से। तो एग्जाम में ऐसा बना के आना, फर्क पड़ता है इससे कि अच्छा तुम्हारा निम्फा तो पता नहीं मुझे, बोर्ड में है, इसमें नहीं बना तो चलेगा, बोर्ड में जरूर बना के आना, इंप्रेशन पड़ता है इससे। हाँ मैं कह रहा था कि एल्कोहल आपके पास कोई सा भी हो, उन तीनों को आपको एक ही रिएजेंट से पास करना है, और वो क्या है, लुकास रिएजेंट, द मिक्सचर ऑफ HCl एंड ZnCl2। ठीक है, तो जब आप पास करोगे तो आपको कुछ कंक्लूजन आपको मिलेंगे। कंक्लूजन क्या मिलेगा कि अगर आपके पास मान लीजिए 3 डिग्री अल्कोहल है, 3 डिग्री अल्कोहल विल प्रोड्यूस व्हाइट क्लाउडीनेस इमीडिएटली। मतलब अल्कोहल जो है आपका 3 डिग्री वाला, जैसे उसके अंदर आप ये डालोगे तो पूरा पूरा अल्कोहल कैसा हो जाएगा, व्हाइट हो जाएगा। जैसे व्हाइट क्लाउड होता है ना, वैसा ही क्लाउड आपको इमीडिएटली मतलब डालते मिल जाएगा, होता है ना, डालते ही मतलब काम हो गया, रिएक्शन हो गई वो चीज। ठीक है, 2 डिग्री के अंदर क्या होगा, 2 डिग्री अल्कोहल भी व्हाइट क्लाउडनेस देगा लेकिन इमीडिएटली नहीं देगा। 2 डिग्री अल्कोहल विल प्रोड्यूस व्हाइट क्लाउडीनेस आफ्टर 5 मिनट। 5 मिनट के बाद में देगा व्हाइट क्लाउडीनेस, मिलाने के बाद में 5 मिनट वेट करोगे अपने आप व्हाइट हो जाएगा। ठीक है, और प्राइमरी वाला कुछ नहीं देगा। ठीक है, तो यहां पे क्या लिखोगे, नो मतलब 1 डिग्री लिखना, 1 डिग्री अल्कोहल गिव्स नो रिएक्शन, कुछ नहीं होगा, मतलब समझ में आएगी नहीं बात। ठीक है, तो ये मैप आपको माइंड में छप जाना चाहिए, तभी केवल पेज पे छापो, पेज को रिवाइज करो, देखो उसको नोट करो। This is also a very important test for this chapter, for the alcohol only, Victor-Meyer test. और विक्टर-मेयर टेस्ट हो गया या फिर आपका लुकास टेस्ट हो गया, दोनों ही केवल अल्कोहल पे ही काम करते हैं। कई बार क्वेश्चन आता है कि लुकास टेस्ट गिव्स दिस कलर विद फिनॉल, कंप्लीटली रॉन्ग है। काम नहीं, उसके अंदर क्या होता है, रेजोनेंस होता है ना फिनॉल के अंदर, ऑब्वियसली बात है, एसिडिक नेचर है उसका ज्यादा, किससे, अल्कोहल से, ज्यादा स्टेबल है ड्यू टू रेजोनेंस। ठीक है ना, तो ये रिएक्शन जो है विक्टर-मेयर टेस्ट हो गया या फिर लुकास टेस्ट हो गया, केवल केवल अल्कोहल के लिए होते हैं, ओनली फॉर अल्कोहल, है ना। तो विक्टर-मेयर टेस्ट में आप लिखोगे ओनली फॉर अल्कोहल, ओनली फॉर 1 डिग्री 2 डिग्री या फिर 3 डिग्री अल्कोहल्स, और कोई सा भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब विक्टर-मेयर टेस्ट के लिए जो हमको चीज चाहिए वो क्या है, रिएजेंट। ठीक है, उसको अपन कहते हैं विक्टर-मेयर रिएजेंट, जिस नाम से टेस्ट होता है उसी के नाम पे रिएजेंट भी लिख देते हैं हम लोग। ये परंपरा चली आ रही है सदियों से, तो हम भी इसको फॉलो करेंगे। और विक्टर-मेयर रिएजेंट के अंदर कंटिन्यूअसली हमको 4 रिएजेंट यूज करने हैं। कौन कौन से करने हैं, नंबर 1 पे हमको यूज करना है रेड पी और I2। रेड पी का मतलब रेड फास्फोरस, लाल फास्फोरस। ठीक है, सेकेंड है इसके अंदर आपका AgNO2। ठीक है, तीसरा जो है इसके अंदर दैट इज HNO3, और फोर्थ इसके अंदर आपका कोई भी एल्काइल चलेगा। तो ये कंटिन्यूअसली 1 2 3 और 4 नंबर का मतलब है कि उसके बाद ही उसके बाद ही उसके बाद ही, है ना, उसको नोट करो, फिर अपन वापस एक मैप बनाएंगे। ठीक है, आगे बढ़े। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जब आप मैप बनाएंगे तो उसको मिटा देता हूं, अपने काम को ध्यान रखते हैं।
ठीक है, चारों को यूज करना है ना। और ये सॉरी HNO2 है, 3 नहीं करेक्ट करेगा, HNO2 है। AgNO3 का नाम क्या है NO2 का? सिल्वर नाइट्राइट। और इसका नाम क्या है? HNO2 का नाम क्या है? मेरे को नहीं पता। नाइट्रस एसिड, सब नाम लिखो। तो सिल्वर नाइट्राइट और नाइट्रस एसिड। चलो अब बनाते हैं हम लोग इसका वो ना। तो अगर आपके पास मान लीजिए अल्कोहल है और आपके पास तीनों टाइप के अल्कोहल हैं, जैसे कि आपके पास 1 डिग्री अल्कोहल है, आपके पास 2 डिग्री अल्कोहल है, आपके पास 3 डिग्री अल्कोहल है। ठीक है, तो तीनों के लिए ही विक्टरमैट टेस्ट काम करता है। और जैसे ही आप 1 डिग्री के अंदर VMR डालोगे, VMR मतलब विक्टरमैट टेस्ट में टी होता है ना। हाँ। आर मतलब रेड फास्फोरस रिएजेंट। अच्छा रिएजेंट। रेड फास्फोरस कौन सा है? VMR। ठीक है, इसमें भी आप VMR डालिए और इसमें भी आप VMR डालिए। ठीक है, तो एक रिएक्शन करके देखेंगे पूरा। तो 1 डिग्री अल्कोहल के अंदर अगर आप VMR डालते हो, है ना, काम थोड़ा समझ नहीं आएगा। VMR और VMR। ठीक है, तो अगर आपने 1 डिग्री अल्कोहल के अंदर VMR डाला है तो आपको हमेशा कौन सा कलर मिलेगा? रेड कलर। ठीक है, और अगर 2 डिग्री में डाला तो ब्लू कलर। तो तुम्हें कैसे बोला? सही में तो कलर ब्लू कलर। और 3 डिग्री के अंदर ब्लैक। नो कलर, ब्लैक नो कलर। ठीक है, बनाओ उसको। इसको मिटाते हैं। अब देखते हैं कि एक्चुअल में 1 डिग्री कैसे रिएक्ट करता है, क्योंकि इसकी रिएक्शन एग्जाम में पूछते हैं, आपको डिटेल में पता होना चाहिए। ज्यादा हेक्टिक तो नहीं लग रहा ना? नहीं। मैं बहुत ही इजी वे में लेके चल रहा हूँ। अब जो चीज फैक्ट है वो है, उसको चेंज नहीं कर सकते। बाकी जो बहुत ही टिपिकल लैंग्वेज वगैरह उस सबको मैंने इग्नोर कर दिया है, क्योंकि जरूरत भी नहीं है ना। मैं यूज करता हूँ, मैं किसको सलाह देता हूँ, वरना तो फिर किताब में पढ़ो उसको, है ना, हमारी क्या जरूरत है। चलिए, तो पहले अपन 1 डिग्री का देखते हैं। तो 1 डिग्री अल्कोहल के अंदर जैसे मैं ले लेता हूँ, अब जैसे रेड कलर कैसे आएगा ना, रेड कलर हम लेके आ रहे हैं रेड। तो सपोज कीजिए हमारे पास एक अल्कोहल है CH3 CH2OH। ठीक है, ये अल्कोहल है। अब तुरंत इसके अंदर आपको क्या डाल देना है? पहला वाला रिएजेंट कौन सा था? रेड फास्फोरस और I2, यानी कि PI2। रेड लिखो नहीं लिखो बात बराबर है। ठीक है, तो जैसे आप लिखोगे तो OH इस I से रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है ना, तो क्या बनाएगा? और सब में ऐसा ही होता है, CH3 CH2I। ठीक है, दूसरा रिएजेंट डालना है, कौन सा है? I2 है ना। हम रहने दो ना I2 को। तो एक आई यहाँ पे आ गया, HI बाहर, है ना, वो नहीं लिखना आपको, मेन कंपाउंड लिखना है। दूसरा रिएजेंट क्या है? है AgI से रिएक्ट कर जाएगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर आप ऐसे लिख सकते हो कि HI बाहर निकल गया, यहाँ पे आप लिख सकते हो कि AgI बाहर निकल गया, तो क्या बना? CH3 CH2 NO2 बना। ठीक है, उसके तुरंत बाद क्या डाल दो आप? तीसरा वाला HNO2। और जैसे आप HNO2 डालोगे, अब HNO2 का स्ट्रक्चर बताओ कैसा होता है, ओपन करके। हाँ, मैं बताऊं? बताओ। कैसा होना चाहिए? ये तो और क्या है? यही। हाँ, ये HNO2 होता है। ठीक है, मतलब मैं चाहूँ तो उसको ओपन कर सकता हूँ, दैट इज N डबल बॉन्ड O और OH, ऐसा कर सकते हैं। अब जैसे मैं ऐसा करूंगा तो एक बात मुझे बताओ, इनमें से ऐसा कौन है जो यहाँ से निकल सकता है? मतलब इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है ना। हाँ। ये 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं कर सकते। हाँ। कुछ इस तरह से CH3 C
H H ये NO2 को रहने दो, ठीक है। डबल बॉन्ड O N के साथ में और OH, तो ये दोनों मिलकर H2 नहीं बना सकते क्या? हाँ। बना सकते ना, तो यहाँ से H2 बाहर निकल जाएगा। और जैसे H2 बाहर निकलेगा बताओ, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड के साथ कार्बन जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा? हाँ। जुड़ेगा। तो क्या मिला? CH3C डबल बॉन्ड N OH और यहाँ पे NO2। इसको हम कहते हैं नाइट्रोलिक एसिड। क्या बोलते हैं? नाइट्रोलिक एसिड। और जैसे इसके अंदर आप कोई एल्गी डालोगे, एल्गी का मतलब, एल्गी मतलब एस ब्लॉक में कोई बेस, जैसे कि आपका NaOH, जैसे आप डालोगे तो आपको तुरंत क्या मिल जाएगा? रेड कलर, तुरंत। तो रिएक्शन क्या बनेगा? रिएक्शन कुछ भी बने, हमको रेड कलर से आने मतलब है, और रेड कलर आते हैं मतलब प्राइमरी अल्कोहल है। ये अल्कोहल कैसा है फिर? 1 डिग्री अल्कोहल। बाकी मैंने आपको बताया ना कि जब मैं आपको तीनों बीकर के अंदर अलग अलग जब मैं आपको अल्कोहल दूंगा 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, तो तीनों कलर कैसा होता है? सेम, पानी की तरह ट्रांसपेरेंट। आपको कैसे पता? तो जिस इन तीनों में से जिसके पास भी रेड कलर आ गया वो प्राइमरी है। समझ में आ गई बात? कोई डाउट इसमें? नहीं। नोट करो। वो CH3 CH2 NO2 का क्या बनेगा? वो ये हाँ, इसका नाम क्या होगा? इसका नाम हो गया नाइट्रोमीथेन, नाइट्रोइथेन। नहीं। अब देखेंगे ब्लू वाला कैसे बनेगा। अब ब्लू बनाने के लिए आपके पास कौन सा डिग्री का होना चाहिए? 2 डिग्री। 2 डिग्री का। दिस इज योर 2 डिग्री अल्कोहल। और कैसे मालूम पड़ता है कोई भी चीज अल्कोहल है, जो अल्कोहल है वो 1 डिग्री है 2 डिग्री है? जब OH के साथ जो कार्बन जुड़ा उसके साथ भी कोई 2 कार्बन जुड़ा डायरेक्टली, डायरेक्ट, है ना। अब नहीं जुड़े, जैसे एक ही जुड़ा है तो 1 डिग्री, 2 जुड़े तो 2 डिग्री, और 3 जुड़े तो 3 डिग्री, ठीक है। तो 2 डिग्री वाले के अंदर हम सबसे पहले क्या ले रहे हैं? वही PI2, तो वही सेम चीज OH हटेगा, I जुड़ जाएगा, कोई एक्सेप्शन नहीं। वापस से जैसे हमने उसके अंदर AgNO2 डाला तो Ag I बाहर और NO2 जाके जुड़ गया, ठीक है। जैसे अपन HNO2 डालेंगे, अब HNO2 देखो अब यहाँ पे होगा NOH, तो ये H किससे कंबाइन कर जाएगा? अब क्या बाहर निकला? उसमें भी तो यही हुआ था ना? नहीं, देखो क्या बनाया तुमने, उसमें भी तो H2 बाहर निकला है। बाहर तो दोनों में H2 ही निकलेगा, बट प्रोसेस देखो क्या है, कंपेयर करो। उसमें कार्बन की हाइड्रोजन से हुआ था, तो इस बार तो कार्बन हाइड्रोजन से हुआ, इसमें दोनों हाइड्रोजन गए थे, तो इसमें तो है ही एक हाइड्रोजन, दो कहां से जाएंगे? तो फिर अरे हाँ, उसमें से O में से क्या आता है, OH में से क्या है? समझे? ध्यान रखना है बात। चलो, तो जैसे अपन ये करेंगे रिएक्शन तो क्या मिलेगा आपको? CH3C, यहाँ पे मिल जाएगा आपको N डबल बॉन्ड O और यहाँ पे NO2। इसको हमने क्या बोला था? नाइट्रोलिक एसिड। इसको अपन क्या बोलेंगे? स्यूडोनाइट्रोल, स्यूडोनाइट्रोल। और जैसे इसके अंदर आप एल्कली डालोगे चमत्कार हो जाएगा और आपको मिल जाएगा ब्लू कलर, ठीक है। अब 3 डिग्री में देखो एक बार क्या होगा। 3 डिग्री अल्कोहल, और क्यों है? क्योंकि OH जिस कार्बन जुड़ा हुआ है वो खुद 3 कार्बन जुड़ा हुआ है, इसलिए 3 डिग्री है। तो पहले आपको क्या डालना है इसके अंदर? PI2, सब में सेम है, तो OH हटेगा, I हट जाएगा, ठीक है। AgI बाहर, तो क्या जुड़ जाएगा? NO2, ठीक है। अब जैसे HNO2 डालोगे तो HNO2 के पास H निकालने के कुछ नहीं है। अब कहाँ है कार्बन के पास हाइड्रोजन? इसके पास कितने थे? इसके पास 2 थे, इसके पास 1 था, इसके पास 1 भी नहीं है, तो तो कलर ही नहीं है। समझ में आ गई बात? नोट कर, ऐसे होता है विक्टर मेयर टेस्ट।